चोट लगने के बाद में या कोई विषैला पदार्थ खाने के बाद में अगर स्नायु का जो चालना शक्ति अगर कमज़ोर हो जाए तो उसे फिर हम लोग पक्षाघात कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में लकवा भी कह सकते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको पैरालिसिस कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग पैरालिसिस क्या है और विशेषकर इसके अंदर फिर हम लोग जनरल पैरालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो कितने प्रकार की हैं, उसके क्या लक्षण हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वैसे तो पैरालिसिस दो प्रकार का होता है, जनरल और लोकलाइज। जनरल पैरालिसिस है, उसके अंदर पैराप्लेजिया होता है, उसके अलावा माइलाइटिस होता है, हेमीप्लेजिया और इन्फेंटाइल पैरालिसिस होता है। जबकि जो लोकलाइज पैरालिसिस होता है उसके अंदर फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, राइटर पैरालिसिस हो सकता है, उसके अलावा वास्टिंग पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के पैरालिसिस हैं, उनको भी हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जनरल पैरालिसिस का जो पहला प्रकार है पैराप्लेजिया, उसके अंदर जो उसके निचले अंग हैं उसके अंदर लकवा मार जाता है। कमर से लेके पाँव तक और नीचे के जो अंग हैं वो असंपूर्ण या पूर्ण रूप से उनके अंदर पक्षाघात हो सकता है, उनकी शक्ति घट सकती है। साधारणतः जो पैराप्लेजिया है वो किन कारणों से होता है, इसके अंदर उसका जो प्रमुख कारण तो माइलाइटिस होता है। उसके अलावा जो उसका स्पाइनल मैरो है, जिसे मैरू मज्जा भी कहते हैं, उसके अंदर अगर परिवर्तन हो तो भी हो सकता है। मेरुदंड का जो मज्जा है उसके ऊपर अगर बाहर से दबाव पड़ता हो उस कारण से भी हो सकता है। उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में कोई ट्यूमर हो या कोई सिफिलिटिक ट्यूमर हो, उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा उसको पुरानी मस्तिष्क की बीमारी हो, उसके कारण भी पैराप्लेजिया हो सकता है। कैंसर के कारण भी हो सकता है। सार्कोमा हो, उसके बाद में भी ये हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब ट्यूमर होता है, जहाँ एन्यूरिज्म होता है, उसके कारण उसका जो मेरुदंड है उसके अस्थियाँ जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसे पॉट डिजीज़ आदि भी कह सकते हैं। उन कारणों से भी लकवा मार सकता है। पैराप्लेजिया भी तीन प्रकार से हो सकता है। इसके अंदर एक रिफ्लेक्स पैराप्लेजिया है, जब जरायु अपनी जगह से हट जाता है, आंतों के अंदर अगर कृमि हो, उसकी जो लिगामेंट्स हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाएं, पेशियां जो हैं उनके अंदर अकड़न आ जाए, उसके जो यूरेटर है या ब्लैडर है उसकी किसी बीमारी के कारण अगर उसको पैराप्लेजिया हो तो फिर वो रिफ्लेक्स पैराप्लेजिया कहलाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो स्पास्टिक पैराप्लेजिया है। इसके अंदर पेशियां हैं वो स्पाज्म की तरह कड़ी हो जाती हैं, पेशियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाज्म आ जाता है। कभी कभी रक्तस्राव के बाद में भी पैराप्लेजिया हो सकता है। अगर रक्त जब बंद हो जाता है उसके बाद में फिर वो सूख जाता है तो प्रायः ये पैराप्लेजिया की बीमारी ठीक भी हो सकती है। जो तीसरे प्रकार का पैराप्लेजिया है वो डाइवर्स पैराप्लेजिया है। इसके अंदर जैसे जो पानी के अंदर काम करते हैं या पनडुब्बी के अंदर बहुत ज़्यादा वो कार्य करते हैं, वहाँ पर उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर रक्तहीनता, एनीमिया हो जाता है, उसके कारण भी उसको पैराप्लेजिया हो सकता है। पैराप्लेजिया के जो लक्षण हैं, इसके अंदर जो उसके निम्न अंग हैं उनके अंदर बहुत धीरे धीरे ये रोग प्रकट होना शुरू हो जाता है। पहले उसको हल्का बुखार आ सकता है, पैरों के अंदर उसको कमजोरी हो सकती है, पैर उसके सुन्न हो सकते हैं, मिचलन मारने जैसा चिकलन वाला उसको दर्द हो सकता है। इसके बाद में जो पैर से ये ऊपर की तरफ भी फैल सकता है, दोनों हाथों के अंदर भी ये रोग जा सकता है। उसका जो मूत्राशय है या जो मल द्वार है वहाँ पर भी पैरालिसिस हो सकता है। उसको पखाना, पेशाब करने में भी तकलीफ़ हो सकती है, पेशाब उसका एकदम बंद भी हो सकता है या फिर वो धीरे धीरे भी पेशाब कर सकता है। मूत्राशय के अंदर जब पेशाब पड़ा रहता है तो फिर वो वहाँ पर सड़न भी मार सकता है। इसके अलावा उसको पेशाब के अंदर फिर उसको गंध भी आती है, उसका पेशाब एल्कलाइन हो जाता है, क्षार धातु का हो जाता है, सूत की तरह का उसका पेशाब हो सकता है। जब उसको पक्षाघात होता है तो उसके उस अंग पर अगर चिकोटी भी मारी जाए तो भी उसको वो स्पर्श उसका मालूम नहीं होता,
उसे नहीं पता लगता कि किसी ने उसको चिकोटी मारी है। इसके अलावा उसकी जो पैर की एड़ियाँ हैं, कमर के नीचे का जो हिस्सा है, क्योंकि वह अगर बेड पर पड़ा रहेगा तो उसे बेड सोर भी हो सकता है। साधारण प्रकार के जो पैराप्लेजिया है उसके अंदर उसकी जो पैर की पेशियाँ हैं उसकी शक्ति घट जाएगी, किंतु वह समूल रूप से नष्ट नहीं होती है। पेशियाँ उसकी सूखनी शुरू हो जाएंगी। बहुत देर के बाद में फिर वो नष्ट होना शुरू होती हैं। उसको अक्सर कब्ज रहती है। पखाने का जब वो उसको टाइम आता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दौड़कर पखाने में जाता है, अन्यथा उसके कपड़ों के अंदर भी पखाना निकल सकता है, उसके बिस्तर गंदे हो सकते हैं। इसके अलावा उसको इसमें बुखार हो सकता है, 103-104 डिग्री तक भी जा सकता है, इससे अधिक भी उसको बुखार हो सकता है। इस तरह के भी विकार उसको मिल सकते हैं। तो स्पाइनल मैरो है, मेरुजा जो जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी जब बाहर से दबाव पड़ता है तो पैराप्लेजिया उसके अंदर भी हो सकता है। उसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं। पहले वो पीठ की रीढ़ के अंदर उसको प्रॉब्लम शुरू होगी, पीठ के अंदर उसको दर्द होता है, चिकोटी काटने पर वो दर्द उसको मालूम नहीं होता है। इसके साथ अलावा उसको जो दर्द होगा वो अत्यंत कष्टकार होता है। बाद में उसके पैरों के अंदर फिर वो लकवा मार जाता है। उसका जो ब्लैडर है उसके अंदर भी फिर रोग का आक्रमण होता है। स्पास्टिक पैराप्लेजिया के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर जो उसकी जो पैर की जो पिंडलियां हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है। सुबह के समय में यह बहुत ज़्यादा कड़ापन महसूस होता है। इसके कारण वो फिर उठकर चल नहीं पाता और उसकी जो चलने की शक्ति है वो गड़बड़ा जाती है। चलने पर उसके पैर जो हैं लटपटा जाते हैं, पैर के ऊपर पैर पड़ते हैं, दोनों ही पैर एक साथ नहीं वो डाल सकता, चलने की शक्ति इसमें मारी जाती है। पैर छूने पर कांपने लगते हैं। पेशाब पखाना वो स्वाभाविक कर सकता है इसके अंदर, पर बहुत दिनों के बाद में फिर और गड़बड़ी इसकी बढ़ती जाती है। स्पास्टिक पैराप्लेजिया के अंदर उसको बहुत दिनों तक ये रोग भोगना पड़ता है। परंतु इसके अंदर जो उपदंश है, सिफिलिस है या जो गर्मी की बीमारी है उसके कारण यह रोग अधिक उत्पन्न होता है। पैरालिसिस जनरल के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एकोनाइट है, एगेरिकस है, एल्यूमिनियम मेट है, एस्क्यूटा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइटाकार्ब, ब्राइटाम्यूर, कैनाबिस, कॉस्टिकम, कोकुलस, कोनियम, कॉल्चिकम, कुप्रम मेट, जेल्सिनियम, हायोस्काइमस, प्लम्बम, लेकेसिस, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस और रस्टॉक्स आदि कारगर होती हैं। इसके अंदर अगर ऊपरी अंगों के अंदर उसको लकवा हो गया हो तो फिर एकोनाइट है, एस्कुलस है, आर्निका, बेलाडोना, कालीकार्ब, कॉस्टिकम, कोकुलस, कॉल्चिकम, मर्कसोल, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, एंटिमटार्ट और व्रेटम आदि लाभदायक होती हैं। अगर उसको निचले अंगों के अंदर लकवा मार गया हो तो एलुमिना, आर्निका, बेलाडोना, कोकुलस, कॉल्चिकम, डल्कामारा, कैल्केरिया कार्ब, मर्कसोल, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लम्बम, रस्टॉक्स, सीकल कोर, सल्फर और व्रेटम आदि लाभदायक होती हैं। ऊपरी अंग और निचले अंग दोनों के अंदर अगर उसको पक्षाघात हो तो एस्कुलस, आर्निका, आर्सेनिक, जेल्सिनियम, डल्कामारा, मर्कसोल, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स और सेंगुनेरिया लाभदायक होती हैं। अगर उसके फ्लेक्सर मसल्स के अंदर रोग हो, उसके कारण उसको पक्षाघात हो, तो नेट्रम म्यूर लाभदायक होती है। एक्सटेंसर मसल्स के अंदर अगर उसको पैरालिसिस हो तो प्लम्बम है, जेल्सिनियम है, नक्स वोमिका, रोडो आदि लाभदायक होती हैं। अगर पैरालिसिस दाहिनी ओर हो तो आर्निका, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं, और अगर ये बाईं ओर हो तो नक्स वोमिका और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं। पक्षाघात की तरह की अगर उसको कमजोरी हो, उसके साथ में उसको जड़ता का भाव हो, तो कॉस्टिकम, एमोन म्यूर, कोनियम, लेथायरस, नेट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, रोडो, साइलेशिया और रस्टॉक्स कारगर होती हैं। अकड़न होकर अगर उसको पक्षाघात हो तो आर्सेनिक है, बेलाडोना है, कॉस्टिकम, सेक्यूटा, कोकुलस, कुप्रम मेट, हायोस्काइमस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स,
सीकल कोर, साइलेशिया, स्टेनम, स्टेफिस गेरिया और सल्फर आदि लाभदायक होती हैं। पूरी उम्र के जो व्यक्ति हैं या बच्चों की अगर पेशियों का क्षय हो, वो वास्टिंग हो, लेकिन वो पक्षाघात ना हो, तो फिर हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्राइटाकार, कॉस्टिकम, जेलसीनियम, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लम्बम और रस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा सीकल कोर और सल्फर भी लाभदायक होती है। आँख की पेशियों के अंदर अगर पक्षाघात हो तो आर्निका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, यूफ्रेबिया, काली आयोड, नक्स वोमिका, मर्कसोल, ओपियम आदि लाभदायक होती हैं। अगर उसके अंदर आँखों के अंदर आइरिस, सिलियरी मसल्स का पक्षाघात हो तो फॉस्फोरस, रस्टॉक्स और स्पाइजिलिया लाभदायक होती हैं। इसके अलावा पैराप्लेजिया के अंदर मैंने पहले भी बताई हैं, जैसे एकोनाइट है, एलुमिना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिक, कॉस्टिकम, कोनियम, कुप्रमेट, कुरेरे, जेलसीनियम, हिपरसल्फ, हाइपेरिकम, काली आयड, कोल्चिकम, मैग्नम एसिड, नक्स वोमिका, एसिड पिक्रिक, फॉस्फोरस, प्लम्बम, रस्टॉक्स आदि लाभदायक होती हैं। पैराप्लेजिया जब स्पास्टिक होता है तो फिर लेथायरिस बहुत लाभदायक होती है। उसके अलावा बेलाडोना है, मैग्नम, प्लम्बम आदि लाभदायक होती हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड की सॉफ्टनिंग हो जाए तो उसके कारण अगर उसको पक्षाघात हो तो फॉस्फोरस और पिक्रिक एसिड लाभदायक होती है। पैराप्लेजिया में अगर चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट के बाद में उसको पक्षाघात हो तो आर्निका का इसके अंदर ऑइंटमेंट भी उसको लगा सकते हैं। इसके अंदर उसकी जो मदर टिंचर है वो 1 ड्राम लेकर 3 या 4 औंस पानी के अंदर मिलाकर उसका जो लोशन बन जाएगा उससे उसकी सुबह शाम मालिश कर सकते हैं। अगर 3-4 सप्ताह तक लगातार इसका इस्तेमाल करने के बाद में भी लाभ ना हो तो फिर हाइपेरिकम का जो मदर टिंचर है उसका लोशन बनाकर या पानी के अंदर घोलकर उससे भी उसकी मालिश कर सकते हैं और उसकी जो 30 पोटेंसी है वो इंटरनल भी दे सकते हैं। जेलसीनियम के अंदर जब उसके अंग प्रत्यंग के अंदर जो चालना शक्ति है, जो उसकी गति है, जब उसका लोप होना शुरू हो जाता है, किंतु इसके अंदर जो स्पर्श शक्ति है उसका लोप नहीं होता है। निगलने की वाली जो पेशियां हैं, ऑर्गन्स ऑफ जो डेगुलेशन है, उसका भी पक्षाघात इसके अंदर हो सकता है। स्वर लोप हो सकता है, शुक्र क्षय इसके अंदर हो सकते हैं और ये डिप्थीरिया के बाद में भी पक्षाघात के अंदर जेलसीनियम लाभदायक होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर जब उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाए और डिप्थीरिया के बाद में प्रॉब्लम हो तो फिर ये लाभदायक होती है। लेथायरिस मेडिसिन जो है ये तृतीय शक्ति के अंदर, 3rd पोटेंसी के अंदर दे सकते हैं। स्पास्टिक पैराप्लेजिया के अंदर ये बहुत लाभदायक होती है। निम्न अंगों का इसके अंदर लकवा होता है, चलते वक्त वो कांपता है, पैरों के अंदर अत्यंत कड़ापन उसको महसूस होता है, पैर जो है समेट कर या पसार कर नहीं रख सकता है, घुटनों एड़ियों के अंदर लकड़ी की तरह, काठ की तरह वो कड़े हो जाते हैं। तो ये इसकी एक प्रधान दवा है। इसके अंदर जो उसकी पैर की उंगलियां हैं वो ज़मीन से उठाकर या एड़ी ज़मीन पर वो नहीं टेक सकता और सामने की ओर झुककर वो चलने की कोशिश करता है, वो सीधा नहीं चल सकता। पाँव की जो उंगलियों से लेकर एड़ियों तक का हिस्सा है वो लकड़ी की तरह का कड़ा हार्ड हो जाएगा। जो उसकी ग्लूटियस पेशियां हैं या उसके जो निम्न अंग हैं उसके अंदर भी पैरालिसिस हो जाएगा। माइलाइटिस या गाउट के बाद में भी अगर पक्षाघात हो तब भी यह लाभदायक है। काली आयोड और जो मर्क्यूरिस कोर है, जो रोगी के अंदर पारा के बाद में या सिफिलिस के बाद में उसको ये बीमारी हो और जो दूसरी दवाइयों के बाद में लाभ ना हो, संभवतः फिर इन दवाइयों से उसको लाभ हो सकता है। कुप्रमेट के अंदर अक्षेपिक जब पक्षाघात होता है उसके कारण उसकी जो पेशियां हैं वो दिनों दिन उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये उसकी प्रधान दवा है। कलेजे के अंदर उसके अंदर कंजेशन हो सकता है, रक्त की अधिकता हो सकती है, कलेजा इसके अंदर उसका धड़क सकता है, आँखों की जो पलकें हैं वो बंद हो सकती हैं, पलकों का नाचना, ट्रैम्बलिंग हो सकती है, आँखों को खोलने या आँखों की जो पुतलियाँ हैं के कारण उसको चक्कर आ सकते हैं। हैजा, टाइफस
के बाद में भी इसके अंदर उसको पक्षाघात हो सकता है। रस्टॉक्स के अंदर जो पैराप्लेजिया होता है, या टाइफाइड के बाद में या गाउट के बाद में भी उसको अगर पैराप्लेजिया हो, उसके साथ में उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, उसके जो अंग हैं वो स्थिर नहीं रहते, पेशियों के अंदर इसमें भी कड़ापन रहता है, सारे शरीर के अंदर अकड़न रहती है, मरोड़ काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है। इसके अलावा उसको दर्द के अंदर भुनभुनी भी महसूस होती है, शून्यता रहती है, ठंडी पेशियाँ उसकी हो जाती हैं। पानी या वसंत ऋतु या ठंड के अंदर ये प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी के अंदर फिर ये घटता है। पिक्रिक एसिड के अंदर ये नर्व्स के लिए एक बहुत अच्छी टॉनिक है। बहुत देर तक अगर किसी को पक्षाघात हुआ हो, उसके बाद में वो रोगी जब खड़ा नहीं हो सकता या पैर पसार कर वो बैठ नहीं सकता, नीचे की ओर वो किसी चीज़ पर टिकाकर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, निम्न अंग हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाते हैं, हाथ पैर बहुत भारी हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं और उसकी शक्ति कम हो जाती है। कोलोफाइलम के अंदर जब प्रवास के बाद में या प्रेगनेंसी के बाद में जब रेट्रोवर्जन हो जाता है, उसके बाद में अगर पक्षाघात हो, कंजेशन या रक्त अधिकता के कारण उसका पैरालिसिस हो, उसके आंशिक रूप से जो अंग हैं वो सुन्न हो जाएं, रोगी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, रक्तहीन हो जाए, तो ये लाभदायक होती है। सीना के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अस्वाभाविक भूख लगती है, पेट के अंदर उसके अंदर कीड़े भी होते हैं, इस तरह के सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। पैरालिसिस के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं और उसके क्या पाथ्य हैं? होम्योपैथी के अंदर जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो उसकी रोग की क्या सिम्टम्स हैं, रोग की क्या प्रकृति है, रोगी किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सब लक्षणों को मिलाकर ही फिर उचित दवा का हम लोग सेवन कराने की कोशिश करते हैं और उससे फिर हमारे को लाभ भी मिलता है। माइलाइटिस या पैराप्लेजिया के अंदर 3 प्रमुख जो उसके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेशाब है, उसके दस्त हैं और बेड सोर हैं, उसके बारे में हम लोग किस तरह से पाथ्य और चिकित्सा कर सकते हैं। अगर पेशाब ना हो रहा हो तो फिर रबर कैथेटर के द्वारा भी उसका पेशाब निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा उसका जो मूत्राशय है, उसके भीतर अधिक देर तक अगर पेशाब रुक जाता है तो फिर वो वहाँ पर सड़न भी मार सकता है। इससे उसको फिर सेप्टिक पाइलाइटिस भी हो सकता है, किडनी या गुर्दे का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इसके बाद में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा पहले भी बता चुका हूँ कि कब्ज के कारण उसको पखाना जब वो करने जाता है तो वो रोक नहीं पाता और वो फिर सहन नहीं कर पाता और बहुत जल्दी से वो पखाने को करने की तरफ दौड़ता है, अन्यथा उसका अपने आप ही पखाना निकल भी सकता है। इसके कारण उसका जो बिछौना है वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए उसको 2-1 बार साबुन का जो गर्म पानी है उसकी डोज, उसका एनीमा भी उसको दे सकते हैं ताकि उसको कब्ज में कुछ राहत मिल सके। जब बेड सोर हो जाते हैं तो रोगी जब बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसके कारण उसके जो मसल्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पर फिर वो जख्म होने शुरू हो जाते हैं। एक बार ये अगर घाव हो जाए तो फिर ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। उसको क्षय शत भी कहते हैं, बेड सोर भी कहते हैं। इसके लिए उसको नीम की पत्तियों का पानी के अंदर भी घोट कर उसकी चटनी बना सकते हैं और वो उसका लेप भी बेड सोर के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो कैलेंडुला है, आर्निका, बैल्सम ऑफ पेरू है, इनके मदर टिंचर्स को भी पानी में घोलकर उसका लोशन भी लगा सकते हैं। लेकिन घाव को सबसे पहले स्पिरिट के साथ में या डिटॉल के साथ में साफ़ कर लें और उसके बाद में ही ये लोशन या नीम का लेप लगाएं। बेड सोर को रोकने के लिए भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार बेड पर पड़ा रहता है, उसके कारण उसके जो मसल्स हैं वहाँ पर जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग रुई रख सकते हैं, रुई को गोल रख सकते हैं ताकि जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर प्रेशर पड़ता है उस जगह पर प्रेशर कम पड़े, तो उसको आगे जो बेड सोर होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे और जो पुराने हैं उनका भी घाव जल्दी से भरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उसको थोड़ा उठाएं भी, थोड़ा उसको करवट भी बदलवाएं तो उससे भी उसको थोड़ी राहत मिलेगी। इसमें उसको सर्दी कतई नहीं लगनी चाहिए,
हमेशा उसको गर्म कपड़े पहना कर रखें और उसको ताकतवर चीज़ें खान पान के लिए देते रहें ताकि उसकी जो नर्व्स हैं उनको भी ताकत मिलती रहे। भिन्न भिन्न कारणों से जब पैरालिसिस होता है तो उसके लिए भी फिर अलग अलग होम्योपैथिक दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर मानसिक गड़बड़ी इसके अंदर हो, मेंटल इमोशनल की वजह से अगर ये हो रही हो, तो इसके अंदर आर्निका, इग्निशिया, नेट्रम म्यूर और स्टेनम लाभदायक होती है। इसके अलावा अगर शारीरिक परीक्षण के बाद में या बॉडली एक्जर्शन के बाद में उसको पैरालिसिस होता हो तो उसके अंदर फिर आर्सेनिक है, आर्निका और रस्टॉक्स लाभदायक होती है। अक्षयपात के बाद में अगर उसको ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो तो आर्सेनिक है, कॉस्टिकम है, कुप्रम मेट है, हायोस्काइमस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, रस्टॉक्स आदि, सीकल कोर, साइलेशिया, स्टेनम और स्ट्रेमोनियम आदि लाभदायक होती हैं। एपिलेप्सी के बाद में अगर उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आर्निका है, एनाकार्डियम है, ब्रेटाकार्ब है, कॉस्टिकम, कुप्रम, लेकेसिस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, सीकल कोर, स्टेनम, स्ट्रेमोनियम, जिंक आदि उसको दे सकते हैं। अगर सर्दी लगकर उसको पैरालिसिस हुआ है तो आर्निका, कॉस्टिकम, कोल्चिकम, डल्कामारा, मर्कसोल और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं। पानी में अगर वो भीग जाए उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स कारगर हैं। अगर उसको पसीना आ रहा है, वो अचानक बंद हो जाए तो उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कोल्चिकम। अगर उसका शुक्र क्षय हो, स्पर्म्स डिस्ट्रक्शन हो, वो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करता हो, उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो जाए तो चाइना, कोकुलस, फेरमफॉस, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका और सल्फर आदि लाभदायक होती हैं। अगर वात जनित पैरालिसिस हुआ है उसको तो आर्निका, ब्राइटाकार्ब, कैंथ्रिस, कॉस्टिकम, चाइना, कोकुलस, फेरमफॉस, जेल्सीनियम, लाइकोपोडियम, रूटा, सल्फर और एंटिमटाट लाभदायक होती है। सविराम फीवर के बाद में उसको अगर पैरालिसिस हो तो फिर आर्निका, आर्सेनिक, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स लाभदायक होती हैं। टाइफाइड के बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो फिर कोकुलस है, कुप्रम मेट है, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स, सल्फर लाभदायक होती है। डिप्थीरिया के बाद में अगर उसको प्रॉब्लम हो तो आर्सेनिक, जेल्सीनियम, लेकेसिस और नेट्रम म्यूर लाभदायक होती है। हैज़ा या कॉलरा के बाद में अगर पैरालिसिस हो तो कुप्रम है, सीकल कोर है, सल्फर, व्रेटम आदि लाभदायक होती हैं। अगर उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो और उसके जो इरप्शंस हैं, उद्वेग हैं, वो बैठ जाएं या कोई ऑइंटमेंट या एलोपैथी मेडिसिन के बाद में वो दब जाएं, उसके बाद में अगर उसको पैरालिसिस हो तो कॉस्टिकम, हिपरसल्फ और सल्फर आदि लाभदायक होती हैं। आर्सेनिक की पॉइजनिंग के बाद में अगर उसको प्रॉब्लम हो तो फिर कुप्रम है, ओपियम है और प्लेटिना आदि लाभदायक होती हैं। पारद या मरकरी के बाद में उसकी पॉइजनिंग के बाद में उसको अगर पैरालिसिस हो तो हिपरसल्फ है, नाइट्रिक एसिड, एफिस गैरिया, एमोनियम सल्फ आदि लाभदायक होती हैं। सब तरह के पैरालिसिस के अंदर भी हम लोग कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके सिम्टम्स मैं यहाँ पे थोड़े से विस्तार से बता रहा हूँ कि अगर एस्कुलस ग्लेब्रा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो वो इसके अंदर फिर उसके निम्न अंग के अंदर उसको पैरालिसिस होता है। एस्कुलस हिप है, अंदर जब ऊर्ध्वांग अंग के उसका पक्षाघात होता है, पैर या कमर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो फिर ये लाभदायक होती है। अगेरिकस है जो इस निम्न अंगों का पक्षाघात होता है, हाथ पैरों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आक्षेप होगा कमर में और उसके जो सैक्रम एरिया है वहाँ पर भी उसको ये प्रॉब्लम होगी और इसके साथ में उसको फिर दर्द भी रहता है। एल्यूमिनियम मेट के अंदर उसके जो मेरुदंड है उसकी बीमारी के कारण इसको ये रोग होता है। एड़ियों की जो चेतना शक्ति है वो लुप्त हो जाती है, इसके अंदर आंखें बंद करके वो एक कदम भी नहीं चल पाता। आर्सेनिक के अंदर उसको सीसा धातु का जो पॉइज़न है, लेड पॉइजनिंग है,
उसके कारण उसके जो हेमीप्लेजिया है, अर्धांग आधे अंगों के अंदर जब उसका पक्षाघात होता है, लेड प्लेजी जिसे भी कहते हैं, तो उसके अंदर फिर आर्सेनिक उपयोग होती है। चाइना के अंदर जब बहुत ज़्यादा उसका रक्त क्षय हो जाए, उसके कारण अगर उसकी पैरालिसिस की उत्पत्ति हो तो ये लाभदायक होती है। कोल्चिकम के अंदर उसके अंदर एकाएक ही शरीर का अगर पसीना बंद हो जाता है, अगर वो पसीने के अंदर अपने पैर को पानी के अंदर डुबो दे या ये अपने आप को भिगो ले, तो भी अगर उसको ये प्रॉब्लम हो जाए तो कोल्चिकम लाभदायक होती है। कुरारी के अंदर किसी भी दुर्लभ रहने वाली बीमारी भोगने के बाद में अगर उसको पक्षाघात हुआ है, उसका रक्त जो है कारण उसके जो स्नायु है उसमें दुर्बलता आ जाती है और उसके कारण उसको फिर पक्षाघात हो सकता है। डलकामारा के अंदर भी सर्दी लगकर उसको जब उद्भेद या उसके जो स्किन प्रॉब्लम है वो बैठ जाती है, उसके कारण अगर बीमारी पैदा हो, निम्न अंगों के अंदर उसको ये प्रॉब्लम हो, जीभ का पक्षाघात इसके अंदर हो सकता है, हाथ का पक्षाघात हो सकता है, हाथ उसके बर्फ़ की तरह ठंडे मालूम हो सकते हैं। हीपर सल्फ के अंदर भी अगर वो पारा सेवन करता है या पारद की धातु के कारण उसको पैरालिसिस होता है तो ये लाभदायक होती है। इग्नीशिया के अंदर अगर उसको हिस्टेरिक या मृगी के दौरे पड़ते हों तो ये लाभदायक होती है। किसी बीमार व्यक्ति की अगर कोई रात रात भर जागकर अगर उसकी सेवा करता है, उसके कारण भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो इग्नीशिया इसमें भी लाभदायक होती है। कालीफॉस के अंदर हिस्टीरिया के बाद में या उसकी जो स्नायु दुर्बलता है उसके कारण अगर बीमारी पैदा हो तो फिर लाभदायक होती है। नेट्रम म्यूर के अंदर उसके जो निम्न अंग हैं उसके अंदर पक्षाघात हो जाता है, सवीराम ज्वर इसके अंदर रहता है, डिप्थीरिया के बाद में भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसका शुक्र क्षय है इसके अंदर हो सकता है, तो नेट्रम म्यूर लाभदायक होगी। ओपियम के अंदर शराबी या जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनकी अगर ये बीमारी हो, पखाना पेशाब उसका बंद हो गया हो, तो ये लाभदायक होती है। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर जब उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसके कारण उसके जो अंग प्रत्यंग है वो कड़े हो जाते हैं, बीच बीच में रोगी को ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। साइलेशिया के अंदर उसके बाएं हाथ का पक्षाघात होता है, उंगलियां उसकी सुन्न हो सकती हैं। पैर के अंदर भी पक्षाघात हो सकता है, रोग के जो उपसर्ग हैं सुबह के समय में बढ़ जाते हैं, माथा इसके अंदर भारी हो सकता है, कान के भीतर आवाज़ भी आ सकती है। सल्फ़र के अंदर कोई भी उद्वेग है, इरप्शन है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो अगर ऑइंटमेंट्स या एलोपैथी दवाइयों से दब जाए, उसके बाद में फिर अगर रोग की उत्पत्ति हो तो फिर और किसी भी दवा से अगर लाभ ना हो तो सल्फ़र का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर या उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिले हैं अगले वीडियो के अंदर किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें,